बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लीनियर इक्वेशंस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात की जाए तो ये होती है हमारे पास कुछ इस तरह से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास होगी ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। आपको याद है जो लीनियर इक्वेशन हमारे पास होती है वो होती है हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। मतलब ये बात याद रखिएगा कि कैलकुलेटर के मुताबिक जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास मौजूद है उसमें लीनियर इक्वेशन में कांस्टेंट इक्वल टू की राइट हैंड साइड पर, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट इक्वल टू की लेफ्ट हैंड साइड पर आप लोगों ने रखना है और इक्वल टू के बाद हमेशा 0 चला जाएगा। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स की पावर 2 हो, हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर हमारे पास 2 हो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसमें एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट ए, एक्स का कोफिशिएंट बी, कांस्टेंट वैल्यू सी। ऑलराइट, अब इसका अगर हम लोग देखें यहां पर, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 8 को देखें तो भी यहां पर हमने देखा ना एक्स की जो पावर है वो हमारे पास 2 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ, ये अलग बात है कि 6 एंड 7 अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है, इनको रीअरेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, इनके ऊपर मजीद प्रोसेस अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग सबसे पहले इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे, उसके बाद जाकर हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के ना मल्टीपल मेथड्स हैं हमारे पास। इवन कि हम लोग इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई करते हैं, हम इनकी फैक्टराइजेशन वगैरह भी करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर वगैरह भी है हमारे पास। लेकिन इनमें से हम लोग कोई भी यूज नहीं करने वाले यहाँ पर, हमें जानना जरूरी नहीं है। हम सिंपली इक्वेशन को सॉल्व करना आना चाहिए। हम लोग मैथमेटिशियन नहीं बनने जा रहे, हम लोग चार्टेड अकाउंटेंट्स बनने जा रहे हैं। तो इक्वेशंस को जस्ट सॉल्व करना आना चाहिए, और वो सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग? बाय यूजिंग कैलकुलेटर्स। और किस तरह से? सेम वही मेथड्स हैं आप लोगों के पास कि आप लोगों ने फंक्शंस में जाना है। फंक्शंस में कैसे जाएंगे? मॉड की प्रेस करेंगे तो आपको कैलकुलेटर के डिफरेंट फंक्शंस मिल जाएंगे। इनमें से आप देखें कि आप कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं। हम इक्वेशंस पर हैं तो हम 5 की प्रेस करेंगे। ऑलराइट, इसी तरह अब जब 5 की प्रेस करेंगे तो कैलकुलेटर पूछ रहे हैं आपके पास कौन सी इक्वेशंस हैं। तो देखो 1 नंबर लीनियर इक्वेशन हम लोगों ने सॉल्व कर ली विद 2 वेरिएबल्स। 2 नंबर विद 3 वेरिएबल्स इक्वेशंस, ये भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज बारी है थर्ड नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। कैलकुलेटर को इक्वेशन बतानी है तो हमेशा इसी फॉर्म में ही जाकर बताएंगे। अब 3 की प्रेस की। देखिए नंबर ऑफ वेरिएबल मेरे पास एक ही है, नंबर ऑफ वेरिएबल एक ही है तो इक्वेशन एक ही होगी। नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 हो, इक्वेशंस 2 हो जाती हैं। नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 हो, इक्वेशन 3 हो जाती हैं हमारे पास। वेरिएबल की पावर क्या है वो मैटर नहीं करती, लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल्स तो एक ही है ना। इस वजह से एक ही इक्वेशन के लिए उसने आपको स्पेस प्रोवाइड कर दी। जब आपको ये एक स्पेस मिल गई, आप फर्स्ट इक्वेशन में देखें एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या है? 3। ए की वैल्यू 3 बनेगी। इसी तरह से इसमें बी की वैल्यू एक्स का कोफिशिएंट 4, कांस्टेंट वैल्यू 1। आपने यहां पर वैल्यूज पुट कर दी, उसके बाद इज इक्वल टू। तो आप अगर आज गौर करें तो सिर्फ एक्स नहीं लिखा हुआ, x1 मतलब इसके अलावा भी कोई वैल्यू हो सकती है। x1 हमारे पास आ गया -1/3। आपने वंस अगेन इक्वल टू प्रेस किया
तो उसने आपको क्या बताया, x2, और वो क्या है हमारे पास, देखिए x एंड y नहीं बताया उसने, क्योंकि y था ही नहीं हमारे पास। दोनों ही x की वैल्यूज हैं और दोनों ही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। आप चाहे x की वैल्यू -1/3 लेकर जाएं, चाहे आप x की वैल्यू -1 लेकर जाएं, आपकी ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगी। तो अब यहां पर ये दोनों ही x की वैल्यूज हैं, तो सीक्वेंस मैटर नहीं करता। आप चाहे इसको -1 एंड -1/3 लिख लें, या चाहे इसको -1/3 एंड -1 लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप लोग x एंड y बता रहे होते हो तब सीक्वेंस मैटर करता है। तब आप लोगों ने हमेशा x की वैल्यू को पहले और y की वैल्यू को बाद में लिखना होता है। मेरी बात आप समझ गए होंगे। अच्छा, जैसे ही पावर की बात करते हैं, अगर हमारे पास वेरिएबल्स की पावर 1 है तो उसका सोल्यूशन भी एक ही मिलेगा, एक ही वैल्यू मिलेगी। वेरिएबल्स की पावर 2 है तो आपको उसके दो सॉल्यूशंस मिलेंगे। वेरिएबल्स की पावर 3 है तो आपको सेम वेरिएबल की तीन वैल्यूज मिलेंगी। वेरिएबल्स की पावर 4 है, सेम वेरिएबल के चार सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। तो यहां पर देखें, इससे पहले वेरिएबल की पावर 1 होती थी, एक्स की सिर्फ एक ही वैल्यू हमें मिल जाती थी। लेकिन आज वेरिएबल की पावर हमारे पास 2 है तो एक्स की दो वैल्यूज हमें मिलेंगी। आई होप कि आप मेरी बात पिक कर चुके हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ट्राई करें अपने कैलकुलेटर्स पर। ऑप्शन ए। अब जैसे ही आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 की वैल्यूज को कैलकुलेटर में पुट किया, आपको ना सेम ऐसी ही कोई चीज नजर आई, लेकिन x1 के साथ पॉजिटिव साइन था और x2 के साथ नेगेटिव, बाकी कोई चेंज नहीं था। तो हम लोगों ने ना इन वैल्यूज को दो मर्तबा नहीं लिखा, जो चेंज था ना वो हम लोगों ने यहां पे बता दिया, प्लस माइनस। अब ये एक वैल्यू नहीं है, ये बेसिकली दो वैल्यूज हैं, कि एक मर्तबा आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है प्लस के साइन के साथ, और दूसरी मर्तबा आपने इसको सॉल्व करना है नेगेटिव साइन के साथ। तो आप लोगों को दो डिफरेंट वैल्यूज मिल जाएंगी। तो ये इसका सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ गया। इसी तरह से अगर क्वेश्चन नंबर 8 पर जाएंगे, तो आप लोग अब डायरेक्ट कैलकुलेटर को ये चीज नहीं बता सकते। अब आपने क्या करना होगा कि आप सबसे पहले इसको ना रीअरेंज करें। जब आप रीअरेंज करने के लिए जाएंगे, 11x² एज इट इज, क्योंकि x² तो और कोई भी नहीं है मेरे पास। यहां पर -1, सॉरी, -x, यहां पर +x, जब ये दूसरी साइड पर जाएगा तो ये -x हो जाएगा। -x इज इक्वल टू -2x। ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल नहीं करने वाले। हाँ, अगर एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव होता तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते, लेकिन अब ये दोनों इकट्ठे हो गए और ये -2x बन गया। साथ में ये +10 जब दूसरी साइड पर जाएगा तो -10 हो जाएगा। वहां पर पहले से +1 मौजूद है, तो वैल्यू क्या देगा, इज इक्वल टू। अब ये जाकर आपने हमने कैलकुलेटर को बताना है, थोड़ा सा रीअरेंज किया हमने इसको। अब जाकर जरा कैलकुलेटर को बताओ आंसर क्या आएगा आपके पास। 1 - 9/11। साथ साथ आप लोगों ने प्रैक्टिस जरूर करते रहना है, अपने कैलकुलेटर को वैल्यूज बताएं और वहां पे वेरीफाई करें कि क्या आपके पास सेम आंसर्स आ रहे हैं। सब बच्चों ने कर लिया? चलें, गुड। क्वेश्चन नंबर 9, ये जल्दी से आप लोग मुझे सॉल्व करके दें। -2 क्वेश्चन नंबर 9। बजाहिर देखा जाए ना क्वेश्चन नंबर 1, तो बजाहिर देखने में ऐसा लगता है जैसे सिंगल वेरिएबल विद पावर 1। ऐसा लग रहा है जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 वाला सिचुएशन है हमारे पास, देखें जैसे यहां पर थी। लेकिन ये 1 वाली सिचुएशन नहीं है। 1 को जब हम लोग ने सॉल्व किया ना, तो वेरिएबल ने अपनी पावर नहीं चेंज की थी। लेकिन जब आप लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर और इसको सॉल्व करने लगेंगे ना, जैसे ही आपने x को x से मल्टीप्लाई किया, वेरिएबल अपनी पावर चेंज कर चुका है और इसकी पावर हमारे पास बन गई है x²। तो अब ये सिंपल इक्वेशन नहीं रही, x² हो जाने की वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसलिए आपको दो आंसर देने हैं। अगर आप सेम यही इक्वेशन अपने कैलकुलेटर की डिस्प्ले पर बताते हैं, आंसर वो करेगा, लेकिन दोनों में से कोई सा एक करेगा, तो सॉल्यूशन तक तो हम फिर भी नहीं पहुंच सकते। तो दूसरा आंसर हमें वैसे ही फाइंड करना पड़ता है। तो अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करें, तो ये हमारे पास बन जाएगा x²
प्लस इज इक्वल टू, अब 2x को x से मल्टीप्लाई करें तो 2x को 4 से मल्टीप्लाई करें तो +8x, -1 को x से मल्टीप्लाई करें तो -1 को +4 से मल्टीप्लाई करें तो। अच्छा अब देखें, अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो हम इसको लिख सकते हैं x² +7x इज इक्वल टू 2x² +7x। आई होप कि ये बात आपको समझ आ गई है। 8x - x इज इक्वल टू 7x -4 +7x, इस +7x से कैंसिल हो गया है। जब ये दूसरी साइड पे मूव करेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो प्लस माइनस 0 हो जाएंगे। बात क्लियर? अब हमारे पास ये क्या बन गया, 2x² -x² -4 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया तो आंसर माइनस इज इक्वल टू, यहां पर a की क्या वैल्यू है, b की क्या वैल्यू है 0, और c की क्या वैल्यू है अब ये जब कैलकुलेटर को आप बताओगे तो आपको आंसर करेगा 2 एंड -2, ये आपके पास आंसर बन जाएंगे। किसी को कोई इशू? यही चीज आप यहां से सॉल्व कर सकते थे डायरेक्टली। कैसे? क्या मैं इसी चीज को यूं लिख लूं, x² इज इक्वल टू 4, -1 है ना, -4 है ना, दूसरी साइड पे जाएगा तो +4, स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लगा लें, ये कैंसल आपस में, ये वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू। अब देखिए वैसे 4 का अंडर रूट कैलकुलेटर पे लो ना तो आपको सिंपली 2 आंसर करेगा, लेकिन बेसिकली 2 नहीं होता। जब भी किसी भी कांस्टेंट नंबर के लिए स्क्वायर रूट ओपन किया जाता है तो हमेशा प्लस माइनस के साथ आता है, तो ये 2 नहीं है, ये बेसिकली +-2 है। जब इसको अलग अलग लिखोगे तो 2 को एक मर्तबा प्लस के साइन के साथ और एक मर्तबा नेगेटिव के साइन के साथ, ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। एनी डाउट? सबको क्लियर? अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आपको कल ऑल्टरनेटिव मेथड से समझा दिया था, आई होप कि आपको समझ भी आ गया होगा और आपने करना भी इसको ऐसा ही है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 12 हम लोग ऑलरेडी ही इनको डिस्कस कर चुके हैं। आई होप के क्वेश्चन नंबर 12 तक तमाम बातें क्लियर हैं सब बच्चों को। अब अगर इक्वेशंस हमारे पास बनी बनाई हों, उनको कैसे सॉल्व करना है, वो हमारी डिस्कशंस कंप्लीट हो गई। जो हमारे सिलेबस का पार्ट था वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। लेकिन अब हम लोगों ने जाकर देखना है कि अगर हमारे पास ये क्वेश्चंस आ जाएं स्टेटमेंट्स वगैरह की फॉर्म में, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम लोगों ने उनको कैसे सॉल्व करना है। अब स्टेटमेंट से हम लोगों ने पहले इक्वेशंस बनानी है और फिर जाके उन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने का मेथड आता है हमें, लेकिन इक्वेशंस को बनाएंगे कैसे, उसके लिए थोड़ी सी होती है स्मार्ट वर्किंग। मतलब उसके लिए आपका थोड़ा सा समझदार होना बहुत जरूरी है कि आप लोग क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करो, उसमें वेरिएबल सिलेक्ट करो कि आपके पास वेरिएबल्स कौन से बनेंगे, फिर जाकर आप उनसे इक्वेशंस बना सकते हो। हर टाइप की क्वेश्चंस वगैरह मौजूद होते हैं, जैसा कि हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 13। तो यहां पर देखो एक उसने ना सिचुएशन आपको बता दी है, ये वर्ल्ड प्रॉब्लम्स होते हैं। एक सिचुएशन आपको बता दी, उसने आपको बताया कॉस्ट ऑफ 3 पेन एंड 8 पेंसिल इज ₹100, वेयर एज कॉस्ट ऑफ 5 पेन एंड 6 पेंसिल्स इज ₹130। फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ पेन, फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल, या कोई एक कॉम्बिनेशन बता सकता है। क्या आपसे कहे कि मुझे बताओ कि 10 पेन एंड 12 पेंसिल परचेज करूं तो टोटल कितनी कॉस्ट बनेगी। अब उसने ना क्वांटिटी तो हमें बता दी, टोटल बिल की वैल्यू बता दी, लेकिन ये नहीं बताया कि एक पेन कितने का है और एक पेंसिल कितने की है। अब वो हम लोगों ने बताना है, और जो चीज उसने हमें नहीं बताई वो हम लोग सपोज किया करेंगे। क्या आपको लगता है कि पेन की प्राइस इज इक्वल टू पेंसिल की प्राइस? नहीं, नहीं हो सकता ऐसा। दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, दोनों की प्राइसेस एक जैसी नहीं हो सकती। क्या उसने प्राइसेस में कोई रिलेशनशिप बताया हो कि पेन प्राइस इज ट्वाइस ऑफ द पेंसिल प्राइस? नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में
आपने पेन की प्राइस को अज्यूम करना है x, पेंसिल की प्राइस को अज्यूम करना है y। क्या हम लोग कह रहे हैं कि एक पेन हमें मिलेगा x रुपीस का और एक पेंसिल हमें मिलेगी y रुपीस की। अब जाकर आपने इसे इक्वेशंस बनानी है। अब जब इक्वेशंस बनाएंगे, देखिए बहुत सिंपल सी बात है। 3x एंड की जगह पर प्लस, फिर 8 पेंसिल्स की जगह पर, इसकी जगह पर इक्वल टू, इसकी जगह पर इक्वल टू, किसके इक्वल? ये फर्स्ट इक्वेशन आपकी बन गई। अब आप लोग देखिए, आपने दो वेरिएबल यूज किए तो दूसरी इक्वेशन भी बननी चाहिए आपके पास। तो सेकंड इक्वेशन आपके पास क्या जाके बनेगी? यहां से 5x एंड की जगह पर प्लस 6y इसकी जगह पर इक्वल टू किसके? तो ऐसा नहीं है जैसे ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस बन गई हो, इससे पहले ये बनी बनाई होती नहीं, आज हम लोगों ने खुद बना ली हैं। अब ये इक्वेशंस आपने सेम अपने कैलकुलेटर को बतानी है। अब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व होंगी? ये देखें, मॉड इक्वेशंस पे गए, फर्स्ट नंबर पे ये फॉर्मेट मौजूद है, तो आपने 1 की प्रेस की। अब हमारे पास दो इक्वेशंस है ना, तो कैलकुलेटर को पता है कि दो इक्वेशंस हैं। यहां पर a की वैल्यू, x का कोफिशिएंट a की वैल्यू है, y का कोफिशिएंट b की वैल्यू 8 और इज इक्वल टू 100, ये कांस्टेंट वैल्यू। सेकेंड इक्वेशन में 5 6 एंड 130, जैसे प्रेस किया x इज इक्वल टू 20, देन y इज इक्वल टू 5। अब देखिए x क्या था हमारे पास? पेन की प्राइस। y क्या थी? मतलब एक पेन 20 रुपए का मिलता है और एक पेंसिल 5 रुपए की। उसने आपसे क्या पूछा? तो 5 को ना टिक कर लेना, हम किसको जाके टिक करेंगे? 20। आई होप कि आपको मेरी ये बात समझ आ चुकी है सब बच्चों को। किसी को कोई डाउट? चलें, अब आप लोग मुझे क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करके दें जी। क्वेश्चन नंबर 14 को अगर देखें तो एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 13 की तरह था। सिर्फ बात क्या थी, वहां पे हम लोग एक स्टेशनरी स्टोर पर थे, यहां हम वेजिटेबल परचेज करने चले गए। तो अब क्या हुआ, हम लोगों ने जब परचेज किया तो हमने इसकी प्राइस, जो फर्स्ट में आ रहा हो ना उसकी प्राइस को हम x, जो सेकंड में आ रहा है उसकी प्राइस को। अब इक्वेशंस क्या बनेगी हमारे पास? 2x प्लस 10y इज इक्वल टू, अच्छा फिर देखें 1 किलोग्राम, तो 1x लिखने की जरूरत नहीं होती। किसी भी वेरिएबल के साथ अगर कोई भी कोफिशिएंट आपको नजर नहीं आ रहा तो बाय डिफॉल्ट 1 है, तो ये 1 उसके साथ मौजूद है। प्लस साथ में 20y इज इक्वल टू 27। तो जैसे ही इन दोनों इक्वेशंस को कैलकुलेटर पे बताया तो आपको x की वैल्यू मिली 7, y की वैल्यू मिली 1। अच्छा, अब x क्या था हमारे पास? ऑनियंस। y क्या था? टोमेटोज। आपसे क्या पूछा गया? टोमेटोज। तो आप कौन सी आंसर को टिक करेंगे? एक 1 को टिक करना है आप लोगों ने, 7 को नहीं करना। आई होप के सब बच्चों को क्लियर है ये बात। जी शाबाश। अब आप लोग मुझे जरा क्वेश्चन नंबर 15 ट्राई करके दें। अच्छे तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ें और फिर जरा ट्राई करें कि क्या आप इसकी इक्वेशंस बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अक्सर ऐसा होता है कि आप लोग ना दो प्रोडक्ट्स बना रहे होते हो और वो दो प्रोडक्ट्स बनाने के लिए वो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में से गुजरती हैं। एक प्रोडक्ट एक ही जगह पर नहीं बन जाती। जब मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है तो आपके पास ना डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन तमाम डिपार्टमेंट्स में से एक प्रोडक्ट गुजरती है, तब जाके वो कंप्लीट होती है। से दैट मैं इस पेन की भी एग्जांपल दूं ना, एक डिपार्टमेंट होता है जो इसकी प्लास्टिक को शेप देता है, मतलब इसकी सिर्फ शेपिंग में लेकर आते हैं। फिर वो अगले डिपार्टमेंट के पास जाएगा, अगले डिपार्टमेंट वाले उसमें इंक की फिलिंग करते हैं।
फिर वहां से कंप्लीट होने के बाद उसने अगले डिपार्टमेंट में जाना है, जो उसकी कैपिंग करेंगे और उसकी पैकिंग कर देंगे, फिर वो एक फाइनल प्रोडक्ट रेडी हो जाएगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि जितना टाइम हमें इसकी प्लास्टिक को शेप करने में लगा उतना ही टाइम इंक की फिलिंग में लगेगा, उतना ही टाइम पैकिंग में लगेगा? कैसा है, हर डिपार्टमेंट में हर प्रोडक्ट को अलग अलग टाइम रिक्वायर्ड है। इसी तरह से चीजें प्रोसेस के साथ चल रही होती हैं। यहां पर बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन थी कि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स है ना वो दो है, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। और हमें बताया गया कि ईच यूनिट ऑफ ए, अब हमें नहीं पता कि टोटल कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, लेकिन कहते हैं कि एक यूनिट अगर प्रोडक्ट ए का बनाना है तो उसको 20 आवर्स इन असेंबलिंग डिपार्टमेंट, असेंबलिंग डिपार्टमेंट में उसको 20 आवर्स लगेंगे। जब वो असेंबलिंग से कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद उसने चले जाना है फिनिशिंग डिपार्टमेंट में, और फिनिशिंग डिपार्टमेंट में उसको तब जाके प्रोडक्ट ए का एक यूनिट कंप्लीट होगा। तो मतलब प्रोडक्ट ए के एक यूनिट को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है? 25 आवर्स एक यूनिट को कंप्लीट होने में। ऑलराइट, नेक्स्ट फिर उसने आपको बी के बारे में बताया, प्रोडक्ट बी। कहते हैं कि प्रोडक्ट बी के एक यूनिट को असेंबलिंग डिपार्टमेंट में 10 आवर्स, जबकि 3 आवर्स फॉर फिनिशिंग, और फिनिशिंग डिपार्टमेंट में 3 आवर्स इसको रिक्वायर्ड है। मतलब प्रोडक्ट बी का एक यूनिट बनाने के लिए हमें 13 आवर्स रिक्वायर्ड हैं, तब जाके उसने कंप्लीट होना है। यहां पर बात आ जाती है कि हमारे पास असेंबलिंग एंड फिनिशिंग डिपार्टमेंट में कितने आवर्स अवेलेबल हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे मैं आपको क्यूएम पढ़ाता हूं तो ये टाइम मेरे पास अवेलेबल था तो मेरा लेक्चर हुआ है ना। से दैट अगर इसी टाइम पर मैं बिजी हूं, मेरा लेक्चर किसी और क्लास में है, तो क्या मैं आपको पढ़ाने के लिए आ सकता हूं? अच्छा, फिर दूसरी बात, सुबह से लेकर शाम तक मेरे लेक्चर्स ऑक्युपाइड हैं, बिल्कुल फुली पैक्ड। तो क्या मैं आके रातों को लेक्चर लूंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, मैं कहूंगा मेरे पास टाइम ही अवेलेबल नहीं है। तो फिर क्या होगा, किसी और टीचर का अरेंजमेंट किया जाएगा। अब यहां पर भी बिल्कुल ऐसा ही है कि भाई ऐसा नहीं है असेंबलिंग डिपार्टमेंट हर टाइम काम पे लगा हुआ है, नहीं, उसमें भी तो लेबर काम कर रही होती है। लेबर 24 घंटे तो नहीं काम करती। क्या है, उनके पास जो टोटल नंबर ऑफ आवर्स अवेलेबल हैं वो कितने हैं? 450 असेंबलिंग डिपार्टमेंट के पास, जबकि फिनिशिंग डिपार्टमेंट के पास कितने आवर्स अवेलेबल हैं? 130। और उसने वर्ड यूज किया साथ में रेस्पेक्टिवली। क्या मतलब, कहते जिस सीक्वेंस के साथ मैंने आपको डिपार्टमेंट्स बताए हैं उनके अवेलेबल आवर्स उसी सीक्वेंस के साथ हैं। वह आपने ये नहीं समझना कि फिनिशिंग डिपार्टमेंट्स और 450, नहीं, ये 450 असेंबलिंग के लिए और फिनिशिंग के लिए 130 आवर्स अवेलेबल हैं। बात क्लियर? अच्छा, फिर क्या कहते हैं, कहते हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट ए भी पूछ सकता है आप लोगों से, दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बोथ डिपार्टमेंट्स आर फुली यूटिलाइज्ड, मतलब फुली यूटिलाइज करें उनको, कोई उनके नंबर ऑफ आवर्स आइडल ना हो हमारे पास। तो बताएं कि हम प्रोडक्ट बी के कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बना सकते हैं। अच्छा, अब ऐसी सिचुएशन में आपने इक्वेशंस बनानी हो तो आप ना प्रोडक्ट्स को लिखा करो कुछ इस तरह। मेरे पास दो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी, इसको लिखा करो जरा हॉरिजॉन्टल वे में। डिपार्टमेंट्स को लिखा करो वर्टिकल वे में, असेंबलिंग एंड फिनिशिंग डिपार्टमेंट, इनको लिखा करो वर्टिकल वे में। अब इन डिपार्टमेंट्स के टोटल नंबर ऑफ आवर्स, असेंबलिंग डिपार्टमेंट के टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं? 450। इनके सामने इधर आके लिख दो 450। फिनिशिंग डिपार्टमेंट के टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं? यहां पर लिख दो 130। फुली यूटिलाइज्ड तो इक्वल टू का साइन आ जाएगा, फुली यूटिलाइज्ड के लिए इक्वल टू का साइन आ जाएगा। अब आप स्टेटमेंट को दोबारा से पढ़ो, किसके बारे में बात कर रहा है? ए के पास आ जाओ। ए में कौन से डिपार्टमेंट की बात कर रहा है? कितने? प्रोडक्ट ए, असेंबलिंग डिपार्टमेंट के सामने आके 20 लिख लो। बात क्लियर? अच्छा, फिर
डिपार्टमेंट चेंज हुआ, प्रोडक्ट चेंज नहीं हुई, प्रोडक्ट सेम रहेगी, डिपार्टमेंट चेंज करोगे और यहां पर आकर अपने पास लिख लो 5। अब अक्सर बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि वो 20x+5y कर देते हैं, ऐसा नहीं करना। मेरी बात समझ आई है? एक ही प्रोडक्ट, डिपार्टमेंट से डिफरेंट, प्रोडक्ट सेम रखो। प्रोडक्ट ए असेंबलिंग डिपार्टमेंट में 20 आवर्स, प्रोडक्ट ए फिनिशिंग डिपार्टमेंट में 5 आवर्स। अब प्रोडक्ट चेंज कर लो, प्रोडक्ट बी के पास गए, प्रोडक्ट बी के लिए उसने आपसे क्या कहा, इन असेंबलिंग डिपार्टमेंट 10 एंड इन फिनिशिंग डिपार्टमेंट 3, इस तरह से आएगा। फिर ए के नंबर ऑफ यूनिट्स को एज्यूम करो, क्योंकि ये तो एक यूनिट के लिए थी ना ये सारी स्टोरी। हमें नहीं पता कि प्रोडक्ट ए के कितने नंबर ऑफ यूनिट्स, तो हमने सपोज कर लिया एक्स। प्रोडक्ट बी के कितने नंबर ऑफ यूनिट्स, वाई। फर्स्ट कॉलम के साथ एक्स लगा दें, सेकंड कॉलम के साथ वाई, और इन दोनों के दरमियान में प्लस का साइन। अब ये आपके पास इक्वेशंस कंप्लीट हो गई। इन्होंने आपकी हेल्प की थी, इनका शुक्रिया अदा करो और गए ये। अब अगर आप लोग गौर से देखें तो क्या आपके पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस नहीं बन गई? मेरी बात समझ आई है सब बच्चों को? अच्छा, फिर यहां से अगर आप देखें तो आपको x एंड y की वैल्यू मिल जाएगी। x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 35। जैसे ही कैलकुलेटर को बताया, x क्या था हमारे पास, प्रोडक्ट ए के नंबर ऑफ यूनिट्स, y क्या था हमारे पास, प्रोडक्ट बी के नंबर ऑफ यूनिट्स। उसने आपसे क्या पूछा था, किसको टिक करें, ऑप्शन ए 35। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को एक मिनट आप फिर से देख लो। हाँ जी, आई होप कि आप लोगों को यहां तक स्टेटमेंट्स वगैरह के सारे क्वेश्चन वगैरह अच्छे से समझ आ गए हैं। अच्छा, अब आप लोगों ने एक काम करना है, चैप्टर नंबर 1 लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसमें ना इसका सेल्फ टेस्ट आप लोगों ने देखना है। सेल्फ टेस्ट बेसिकली प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं हमारे पास। चैप्टर नंबर 2 जहां पे एंड हो रहा है उससे पहले ये कुछ सेल्फ टेस्ट मौजूद हैं। इसमें से जितने क्वेश्चन मतलब हम लोग कर चुके हैं, ये ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन अभी आप नहीं करेंगे। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ अभी आपको बताना है, तो ये ग्राफ से रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं, तो ये वाले तो आप लोग स्किप कर सकते हैं। लेकिन जो सिंपल इक्वेशंस वाले क्वेश्चन हैं जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज हो रही हैं, जिसमें साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं, या थोड़े बहुत ये स्टेटमेंट्स टाइप क्वेश्चंस हैं, तो आप लोगों ने ना इनमें से जितने क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर सकते हैं प्रैक्टिस के तौर पर, वो आप लोगों ने जरूर सॉल्व करने हैं। अभी चैप्टर हमारा एंड नहीं हुआ, अभी इसमें मजीद डिस्कशंस की जरूरत है, लेकिन जैसे ही आगे वक्त गुजरता जाएगा तो इंशाल्लाह हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 इस जैसे ये सिंपल सिंपल जो क्वेश्चन है ना, ये जरूर ट्राई कीजिएगा आप लोग। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।